जिज्ञासा 24/7। दिस इज़ द अनुषा प्रिया। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस चैनल पर एक और वीडियो को अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो में मैंने इस चैनल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर देखें। आई होप वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसे मैं उसके लिए शॉर्ट में आपको बता दूँ कि इस चैनल पर मैं क्लासेस 9, 10, 11, 12 की क्लासेस लेने वाली हूँ। एक्चुअली क्लासेस 9, 10 की अभी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पे स्टार्ट किया है और 11, 12 का मैं बायो अभी शुरू करूँगी। ठीक है। सो आज हमारा क्लास 11 का बायो है। तो बायो चैप्टर 1। एक्चुअली मैं आपसे बात शेयर करती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्लासेस 9, 10 से मूव करके अब 11th में आए हैं। तो पहले तो 9, 10 में जो था उसमें क्या होता है कि एक सिंगल बुक होती है एनसीईआरटी। ठीक है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रहता है, तो बायोलॉजी रहता है। ठीक है। तो उसमें सिंगल बुक में आपको पढ़ना रहता है। अब आपने मेन स्ट्रीम बायो को चूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें बायोलॉजी में बहुत डाइवर्सिटी है। बहुत लोग आपको बोले ही होंगे कि बायो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत रट्टाफिकेशन है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, डरिए मत, ऐसा नहीं है। उसमें रट्टाफिकेशन उतना नहीं है। ठीक है। एक्चुअली क्या करना है उसमें कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है। उस ट्रिक्स के द्वारा आप यदि उस बायो पढ़ेंगे तो आप इजीली आपको गेन होते जाएगा। ठीक है। सबसे पहला ट्रिक, हम आज बायो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला ट्रिक बता देती हूँ कि बायोलॉजी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सब पे अप्लाई है कि कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको टफ लगता हो, आप उसको क्या कीजिए ना, उसके वर्ड्स को क्या कीजिए, जो भी है उसको स्प्लिट करके पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है। उसको तोड़िए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। ठीक है। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे तो हम वैसे ही तोड़ तोड़ के पढ़िए और उसका मीनिंग को समझिए। अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है। उसके बाद आप उसको सेंटेंस में बना लीजिए, बस हो गया ऐसे ही। ठीक है। तो स्टार्ट करते देखते हैं कि बायोलॉजी, सबसे पहले इसी वर्ड को तोड़ते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है। तो बायो, इसी वर्ड को तोड़ा, बायो एंड लॉज। ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। हो गया, इसको तोड़ दिए। अब कितना इजी है लाइफ, ये तो हमको लाइफ पता है और स्टडी भी पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहाँ पर? धरती पर। हम मार्स में तो पढ़ नहीं रहे हैं, धरती पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कितना आसान। व्हाट इज बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे पूरा समझा दूंगी बायो के बारे में। ठीक है। तो हाँ, चलिए, हम तो भी समझ गए कि बायोलॉजी जो हम सारा सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या होता है। अब इसके अंदर चलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम आज? तो हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ठीक है, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड। ओके, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है। तो फिर इस वर्ड को तोड़िए, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स, वैरायटी। ठीक है। इन लिविंग वर्ल्ड, लाइफ में वर्ल्ड। ओके, मतलब क्या हुआ कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स मिलने वाले हैं इस वर्ल्ड में। ठीक है। इसका पूरा तो ये मतलब हुआ कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स मिलने वाले इस वर्ल्ड में। तो सोचिए, इसका मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि उनकी हैबिटेट क्या क्या होने वाली है। ठीक है।
उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या हैं, वो उनकी सीजनल ब्रीडिंग कब है, ठीक है, क्या क्या अडॉप्ट किए हैं इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए, यदि आप चैप्टर के टॉपिक जो भी है, चैप्टर का नेम जो है, यदि आप उसको समझ लेते हैं, है ना, तो फिर उसके अंदर जो आने वाला धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप चैप्टर का नेम ही नहीं समझ पाएंगे तो उसका अंदर का कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कि ये क्यों दिया समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होता है। चलिए, उससे पहले हम ये डाइवर्सिटी का मतलब तो ठीक है, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, तो ये तो हम 7-8 में बहुत अच्छे से डिफरेंस करके बताते हैं। ये लिविंग बींग है, जैसे कि हम और आप क्या है, लिविंग है। अभी इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, आप जिस कमरे में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, यदि आपके अलावा कोई नहीं है, तो आपके अलावा कोई भी नहीं है यदि कोई इंसान, तो इसका मतलब जो भी थिंग्स है वो क्या है, नॉन लिविंग। हमें डिफरेंस हमें आइडेंटिफाई तो करने आता है, लेकिन सिर्फ अब तो हम हायर क्लास में आ गए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी बनानी है कि जो हमारे अंदर पाया जाता है, जो कि ये इस डेस्टर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर पाया जाता है, इस बोर्ड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओके, उन कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। धीरे धीरे आएगा आगे। ओके, सो स्टार्ट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग इज वेरी वास्ट। ऐसे तो मैं बहुत बड़े बड़े राइटिंग में लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। या यदि इनकेस आपको समझ नहीं आता है तो पीडीएफ के रूप में सारे चीज़ अवेलेबल हैं, ये नोट्स जितने भी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और मेरा कहना एक और है, मेरी एक एडवाइस है, फ्री एडवाइस है, कि आप बायो को कभी भी अभी अभी पढ़ रहे हैं तो मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ, मैं क्या करूँगी, मैं पॉइंट्स में पढ़ाऊँगी। ठीक है, पॉइंट्स में है तो जल्दी याद होगा। ठीक है, आप कभी भी याद करें तो पॉइंट्स में याद करें। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस मत लिखिए, उसमें आपको थोड़ा बोरिंग भी फील होगा, आपका टाइम भी बहुत लगेगा, और आप फिर ठीक है एक बार पढ़ लेंगे पूरा सेंटेंस बना के, दूसरी बार पढ़ें, फिर आपको तीसरी बार मन नहीं करेगा फिर से उसको पढ़ो, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम भूलते जाएंगे। इसलिए आप पॉइंट्स में पॉइंट्स में तो लगेगा हाँ ठीक है तुरंत लिख लूँगी। ओके, तो वैसे ही तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में ज़्यादातर पढ़ाऊँगी। आप भी क्या कीजिए, जब याद करना हो, याद कर ले, तो आप पॉइंट्स में उसको लिख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा तुरंत। ओके, ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग इज वेरी वास्ट एंड अमेजिंग। ठीक है, मतलब ये है मेरा कि अभी तो मैंने बोला कि डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स जो हैं उनका वेरी बहुत ज़्यादा वास्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इतना डिफरेंट फॉर्म आपको मिलेगा ना, और बहुत अमेजिंग है। ठीक है, बहुत, अभी हम जैसे जैसे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वैसे हम देखेंगे कि हर प्लांट ठीक है, हम बोलते हैं प्लांट्स है, हर प्लांट एक दूसरे से अलग है, एवरी प्लांट इज यूनिक। ठीक है, उनका अलग एडाप्टेशन है, इन्वायरमेंट के प्रति उनका अलग रिएक्शंस है, उनका अलग ब्रीडिंग टाइम होती है। ठीक है, एनिमल्स में, प्लांट्स में देखेंगे तो यदि हम उनकी अलग फोटो पीरियडिज्म होती है। ठीक है, डे लाइन मतलब हर सीजन उनका फ्लावरिंग टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं सारे प्लांट्स एक ही टाइम खिल जाते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग टाइम होते हैं। ओके, तो वही बोला इज वेरी वास्ट एंड अमेजिंग। या फिर हम दूसरा लिख सकते हैं कि सेम चीज ही है, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ऑफ लिविंग बीइंग is vast and amazing. Okay,
सेम है, वही बात है, उनकी हैबिटेट मतलब कैसे रह रहे हैं, ठीक है, सेम, बहुत फास्ट, सेम सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, अब जो आ रहे हैं हम मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हम शो करते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग बींग्स में नहीं दिखाई देती। सो मेरा कहना है कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं आपको 2 सेकेंड का टाइम देती हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सो स्टार्ट करते हैं आगे। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक मैंने बोला था उसके बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग बीइंग ही शो करती है, ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग्स। सोचिए थोड़ा, आप ही सोचिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स क्या हो सकती हैं? तो ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, ग्रोथ हो सकता है। दूसरा रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरा सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एक सेकेंड, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक दूसरा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी, सबके बारे में बताऊंगी, ठीक है। और फिर लास्ट कॉन्सियसनेस, ये बहुत ही सुंदर कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्सियस, ठीक है, कॉन्सियसनेस। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सोचा कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलती है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमें लगता है ओके ठीक है। लेकिन ना ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है, लेकिन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है मैं बताती हूँ। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन जो लिविंग बीइंग्स में मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में मिल सकते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं मिल सकते हैं। ये चीज सिर्फ और सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सियसनेस में ही मिलेगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग बीइंग्स के, ओके। अब कैसे नहीं है उसके बारे में बताएंगे, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ जो है हमारा, ग्रोथ का मतलब होता क्या है, व्हाट इज ग्रोथ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ individual or twin characteristics of growth, ठीक है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब ये क्या है, देखिए ग्रोथ, अब बचपन में जितना आपका मास था, मान लीजिए आपका मास जो जब आप न्यू बॉर्न बेबी थे,
तो आपका मास 6 kg था, 7 kg था, अभी आपका मास लगभग 55 kg है, तो क्या इंक्रीज इन मास नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स में शो हो रही है। आप तो लिविंग है, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जितने सेल्स थे हमारे बॉडी में उस समय, क्या उतने ही सेल्स अभी भी हैं हमारे बॉडी में? उससे मल्टीपल हो गए, मल्टी सेलुलर हो गया, बहुत सारे सेल्स हो गए, ठीक है। तभी तो हमारे हाथ उतने जितने छोटे थे उसमें उतने छोटे तो अभी है नहीं, हमारे हाथ बड़े साइज में बढ़े हैं। इसका मतलब क्या है कि सेल्स इसमें बढ़े हैं, ग्रोथ हुआ है। तो मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिविंग में शो होती है। इसका मतलब इससे कहा जा सकता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो है ग्रोथ इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। सबसे दुख का बात है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, यदि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता तो हम तो बड़े हो गए, कितना टेंशन है हमें पढ़ाई का, ठीक है, कितना टेंशन है। तो यदि इरिवर्सिबल नहीं होता तो अभी हम सब छोड़ छाड़ के आराम से छोटे हो जाते, फिर से क्लास LKG UKG 1 2 पढ़ते आराम से, ठीक है। अब तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, क्योंकि पहले तो पढ़ चुके हैं, अब तो याद हो गया हम तो हमेशा फर्स्ट आते, ठीक है। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि हम ऐसा गलती ना करें। इट्स एक बार आप आगे ग्रोथ हो गया तो आप फिर से बच्चे नहीं बन सकते हैं, ठीक है, फिर से बच्चे नहीं बन सकते हैं। एक बार आप बड़े हो गए आप, सो इट्स अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा क्या है कि ये जो है इट शोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अभी आगे आएगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वैसे मैं उसमें बता दूं आपको कि मेटाबॉलिज्म में 2 चीज आते हैं, एक आता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और दूसरा आता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये थोड़ा न्यू वर्ड्स हो सकते हैं, वैसे आप 10th में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन टूटना, ठीक है, ओके। और एनाबॉलिज्म का मतलब फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए कि ये जो प्रोसेस है इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा, लेकिन तो अभी ये नहीं बताएंगे क्या कैटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा ग्रोथ में या फिर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, थोड़ा सोच के बताइएगा, ठीक है। सोचिए, ऑब्वियसली एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ठीक है, एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। कैसे एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा और क्यों एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ठीक है। एनाबॉलिज्म यदि ज़्यादा होगा, फॉर्मेशन यदि ज़्यादा होगा सेल्स का, तभी तो ग्रोथ हो पाएगा, क्योंकि ग्रोथ का तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल कह सकते हैं, ठीक है, तभी तो इंक्रीजिंग मास होगा, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तभी तो ग्रोथ शो होगा, ओके। दैट अकर्स ग्रोथ, मतलब एनाबॉलिज्म इज, आई होप आपको दिख रहा हो, एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, ओके। एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की, ठीक है। ग्रोथ के कुछ टाइप्स भी आते हैं। ग्रोथ के 2 टाइप्स हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यदि फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई विल वेट। सो टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या क्या होते हैं, टाइप्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक, ठीक है। नाम से ही है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्स मतलब
आउटसाइड, इन मतलब इनसाइड। तो ग्रोथ अकर आउटसाइड द बॉडी। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं तो पीडीएफ के रूप में बहुत अच्छे से अवेलेबल है सारे नोट, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से ज़्यादा कोशिश करूँ कि आपको समझने पे कंसंट्रेट कर सकूँ, ठीक है। समझिए इसको, आउटसाइड द बॉडी, और ऐसे आपको याद भी रखना है, फिर आपको बोरिंग नहीं लगेगा बात। ओके, आउटसाइड द बॉडी। इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड द बॉडी ग्रोथ। ओके, नाम में लिखा है सब चीज, सारा बारे में नाम रखे हैं, ठीक है। इनसाइड द बॉडी। ओके, तो ग्रोथ आउटसाइड द बॉडी भी होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। इनसाइड द बॉडी तो समझ में आ गया कि हमारा मास बढ़ना, ये हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स हमारे अंदर, वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनना, ये सब तो ठीक है, ये सब ग्रोथ है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में कैसे आउटसाइड द ग्रोथ होना, इसका मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका घर जो है, कॉलोनी में आप रहते हैं, ठीक है, उस कॉलोनी के बाहर जस्ट एक डंप एरिया है, ठीक है, उसमें पूरा कॉलोनी का जो है कचरा जाता है, ठीक है, उसमें डालते हैं। आप भी अपना घर का जो कचरा है उस डंप एरिया में जाके डाल देते हैं। तो जो डंप एरिया में डालते हैं, जिस एक प्लेस पे आप जाके डंप एरिया में उस कचरे को डाल दिए, फिर दूसरे दिन भी उसी प्लेस पे डाले एग्जैक्टली, तीसरे दिन भी, ऐसे क्या कि आपने 1 महीना तक उसी प्लेस पे डाल दिया। तो फिर उस प्लेस पे जाके आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो प्लेस जो डस्ट है वो एक पहाड़ का रूप ले चुका है, ठीक है। वो क्या किया, एक पहाड़ का लुक ले लिया है। ओके, मैं आपको यहाँ पे क्लियर समझता हूँ। मान लीजिए ऐसा एक बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ का रूप ले लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो है ही, और इंक्रीज इन मास भी है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ तो होगा, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो को हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ होगा। तो ये कौन सा ग्रोथ होगा, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। ओके, कौन सा ग्रोथ होगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा, ठीक है। इसका मतलब कि लेकिन आप फिर सोचिए, क्या कचरा लिविंग बीइंग है, नहीं ना, ये तो लिविंग नहीं है, तो नॉन लिविंग बीइंग्स है, नॉन लिविंग बीइंग्स है। इसका मतलब क्या, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है कि ये कैसे ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा लिविंग बीइंग्स का, ये तो नॉन लिविंग बीइंग्स में भी शो हो रहा है, कैसे हो सकता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नहीं हो सकता डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो इसके कारण ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ग्रोथ इज नॉट a defining property, not a defining property। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो कि लिविंग बीइंग पे शो किया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। हियर इट इज एक्सेप्शन, is not a defining property due to, लिख सकते हैं, ड्यू टू it will be showing non-living being also, shown in non-living being, it will be shown in non-living being also, ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग में शो होता है। ओके, इनके अलावा जो है ये टाइप्स में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक के अलावा भी दो और आते हैं, ठीक है। एक आता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, ग्रोथ, और एक आता है इनडिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डी, ठीक है, DE, और डी मतलब डेफिनेट ग्रोथ, डी से आ गया, किसी को सिर्फ डेफिनेट ग्रोथ, और यहाँ पे
डेफिनिट ग्रोथ, मतलब कि ये डिटरमिनेंट होता है। अब मैं अच्छे से बताती हूँ। डिटरमिनेंट में डेफिनेट ग्रोथ, एक सर्टेन एज पे वो ग्रोथ उसका वहीं पे रुक जाना, और इनडिटरमिनेट में उसके पूरा लाइफ स्पैन, पूरा लाइफ एट द लास्ट टाइम ऑफ द ब्रेथ उसका ग्रोथ होते रहना। तो ये डिटरमिनेंट जो होता है वो एनिमल्स में शो होता है। किसमें शो होते हैं एग्जाम्पल्स इसके? एनिमल्स में, हम और आप, ठीक है। और भी एनिमल्स जो पूरे ह्यूमन भी आते हैं इसमें, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, ऐसा नहीं ह्यूमन, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि आपकी जो एक साइज पे जिस हाइट पे आपका ग्रोथ हो गया, जिस मतलब जब 17-18 ईयर्स तक आपका जो हाइट है उसके उसी हाइट पे आप रहेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आपकी हाइट नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या है, इट्स अ डेफिनेट ग्रोथ, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में जो है कि आप देखेंगे पूरा ऐसे बोला जाता है 1000 पुराना साल प्लांट्स कहते हैं, 1000 ईयर्स 2000 ईयर्स पुराना साल। तो आप देखेंगे उसका ग्रोथ होता है, उसका तने देखिएगा कितने कितने हार्ड होंगे। जितना ज़्यादा ग्रोथ, जितना ज़्यादा उसकी उम्र होगी उतना उसके तने जो होंगे, जो बार्क होते हैं उसके, जो बाहर का जो बार्क होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। उतना ही वो हार्ड होता है, उतने उसके लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो वैसे आपका सेकेंडरी ग्रोथ में ये सब आएगा, कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी। अभी के लिए बस याद रखिएगा, यहाँ पे प्लांट्स आते हैं। क्या आते हैं? प्लांट्स, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि लास्ट पॉइंट है उसका, ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा। ग्रोथ जो होता है इसमें, ये जो होता है मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, वन सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट है, ओके। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम नहीं है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में अभी बात करूंगी उसकी भी नेक्स्ट में, ठीक है, कि उसमें कैसे सिमिलर है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। अभी के लिए आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन मेजॉरिटी of higher plants and animals, growth and reproduction are exclusive event. ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट। अब मैं इसका मतलब समझती हूँ। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और एक्सक्लूसिव इवेंट, मेजॉरिटी ऑफ द हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। सीधा सा एग्जांपल है, आप या फिर मैं, ठीक है। ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस का मैं सीधा बताती हूँ कि ग्रोथ क्या होता है। बचपन से मतलब बच्चे में जितना हमारा साइज था, जब हम बड़े हो गए अभी तक, दैट इज़ योर ग्रोथ, ओके। जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जब ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करता है टू ए यंग वन, टू अ बेबी, यंग बेबी, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ओके। तो कैसे सेम हुआ यार, कैसे सेम हुआ? क्या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम कैसे हुआ? आपको यहाँ पे बात कर रहा है कि बचपन से जो बड़े हो रहे हैं दैट इज योर ग्रोथ, एंड उधर में तो आप प्रोड्यूस यंग वन, दैट आर नॉट सेम। सही तो कर रहे हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। समझ में आएगा? सो टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? रिप्रोडक्शन, ओके। तो रिप्रोडक्शन तो हम क्लास 10th में हमारा बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऐसे। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में ज़्यादा लूँगी नहीं डिस्क्राइब में। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है अभी फिलहाल के लिए? फ्यूजन ऑफ, शॉर्ट में बोल दूँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ टू इंडिविजुअल
प्रोड्यूस अ यंग वन, टू प्रोड्यूस young one. Okay. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू प्रोड्यूस यंग वन. ओके, ये तो हुआ रिप्रोडक्शन का मतलब. रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है. इसके दो टाइप्स होते हैं. एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ऊपर आप देख रहे हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पता है कि इसमें दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, टू इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, ठीक है. और इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ को कर लेता है रिप्रोडक्शन अपने से, ठीक है, इटसेल्फ करता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है बहुत सारे मेथड्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. तो मैं चाहती हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे. तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एक्चुअली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, मैंने शॉर्ट पे लिखा है, ये साइन आते हैं, ठीक है. ये तो आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसे लिखा जाता है पैरेलल करके, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. आई होप ये आपको क्लियर हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है. यदि आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी वर्ड समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है. कमेंट बॉक्स में उसमें आप लिख दीजिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसे रीड करती हूँ वीडियो बनाने के बाद कमेंट, तो मैं उसे देखूँगी. ओके. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है. कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला मेथड का नाम होता है बर्डिंग, ठीक है. दूसरा मेथड है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. इन सभी के बारे में पढ़ेंगे अभी के, अभी क्या कीजिए बस एग्जाम्पल याद कीजिए, ठीक है. तीसरा मेथड है ये एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है. चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है थ्रू रीजनरेशन, पांचवा क्या है, थ्रू रीजनरेशन. ओके. तो बर्डिंग, बर्डिंग का क्या एग्जांपल आता है, बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है. इसका होता है हाइड्रा एंड ईस्ट, ये जो होते हैं बर्डिंग के थ्रू एग्जाम्पल, बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. देखिए ये जो एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ, ये नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और आपको रिप्रोडक्शन जब ऐसे पूछा जाएगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है. उसका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में आता है ये फिलामेंटस एल्गी, एल्गे, और दूसरा इसको क्या दीजिए, कट कर दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ये ब्रायोफाइटा में आता है, ठीक है. अभी आप लर्न कर लीजिए, बहुत सारे वर्ड न्यू न्यू मिलेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है. अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है. एसेक्सुअल स्पोर में क्या क्या आता है, एसेक्सुअल स्पोर में आते हैं पंजाई एंड एल्गे, ठीक है. रीजनरेशन एंड टू रीजनरेशन, ये दो मेथड क्या है. देखिए दोनों नेम तो सिमिलर दिखते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि रीजनरेशन में क्या होता है कि
कि कोई भी बड़ी जो होती है लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट बड़ी जो बड़ी पार्ट जो लॉस्ट होती है, मान लीजिए लिजार्ड है, ठीक है, लिजार्ड ही ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है ना कि उसकी मान लीजिए ये लिजार्ड है, यहाँ पे ये उसकी पूंछ है। अब छोड़ दीजिए उतना ड्राइंग, ठीक है, अभी जल्दी जल्दी, ये उसकी पूंछ है, ठीक है, टेल जिसको कहते हैं। ये मान लीजिए कट गई, ठीक है, ये अपने आप ही वो जो है टेल यहाँ हट जाती है, ठीक है, तो ये अभी ऐसे हो गई, और फिर से अपने से ही ये रीजनरेट हो जाती है, अपने से ही शेड होती है, अपने से ही वो रीजनरेट हो जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, स्नेक, ये स्टारफिश, एग्जाम्पल इसका, एंड लिजर्ड, ओके। उसका ट्रू रीजनरेशन क्या अलग है, उसमें क्या होती है, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होती है ना, वो तो उसी से लॉस्ट बॉडी पार्ट से जो है एक न्यू इंडिविजुअल आ जाता है, न्यू लिजार्ड बन जाती है, लिजार्ड नहीं मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होगा न्यू बन जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया, मैं आपको समझाने के लिए लिजार्ड बोली, लेकिन लिजार्ड ट्रू रीजनरेशन नहीं शो करता, प्लेनेरिया शो करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्लेनेरिया का कुछ था, कोई पार्ट्स था, वो यहाँ पे टूट कैसे गिर गया, इससे न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो गया, ओके। सो ये था ये सेक्स रिप्रोडक्शन, ये सब तो ठीक है। अब हम मेन पॉइंट करते हैं, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो हम जैसे हम पढ़ते हैं, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, सोचिए, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैसे नहीं है, आप ही बताइए। यदि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती तो जो म्यूल है, म्यूल, ठीक है, दिख रहा होगा ना, जो कि किसके फ्यूजन से बनता है, डंकी और हॉर्स के पेयरिंग से फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, डंकी प्रोडक्ट है म्यूल, ठीक है। तो ये लिविंग बींग्स होना ही नहीं चाहिए, हम तो इससे इतना वो लेते हैं, हेल्प लेते हैं, वो कैरिंग द लगेज, मतलब जो भी है बोझा वोझा ढोने का काम करता है, फार्मर्स वार्मर्स का बहुत मदद करता है, ठीक है। तो ये तो लिविंग बींग्स होना ही नहीं चाहिए। ये भी तो अच्छा खासा दिखता है, इसका मुंह हाथ कान सब रहता है, खाता भी है, ठीक है, ये तो नॉन लिविंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सेप्शन का कि ये म्यूल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जिससे वर्कर, हनी भी, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आप अभी लर्न कर लीजिए, मैं आपको इसको बारे में अच्छे से डिस्क्राइब, क्योंकि पहला चैप्टर है ना क्लास 11 का, तो फिर इसमें न्यू वर्ड्स आएंगे जो कि आगे उसका डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए, बस ये याद रखिएगा, वर्कर, हनी भी, म्यूल तो है ही, ठीक है। और भी आते हैं, और आप ही बताइए कि आप ही की सोसाइटी में मान लीजिए कि कोई ऐसा कपल है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, यंग वन, ठीक है, कोई डिफिशियंसी, कोई इम्बैलेंस हार्मोन्स के कारण, कोई किसी भी वजह से, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो क्या वो लिविंग बींग नहीं है, उसको सोसाइटी से तब बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो तो लाइफ उसमें लिविंग बींग है ही नहीं, वो लिविंग है ही नहीं, ठीक है, वो तो भूत है, ठीक है ऐसा नहीं है ना। तो स्ट्राइल ह्यूमन कपल्स, स्ट्राइल कपल, स्ट्राइल कपल, ठीक है, स्ट्राइल कपल, ये भी आते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये शो करता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, हैंस लिख सकते हैं यहाँ पे, इट, आई होप ज़्यादा नीचे नहीं होगा, इट कॉन्क्लूड दैट reproduction is not defining property, ठीक है। ये कंक्लूड हो सकता है, किया गया कंफर्म कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सो मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ all chemical reaction occurring in our body। ठीक है, मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में रिएक्शन होता है डाइजेशन करने के लिए, जो भी रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है, जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, सारे के सारे जो भी रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मैंने बोला था पहले कि मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो सो मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है यहाँ से, कि इसे चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक, सब में ये मेटाबॉलिज्म शो होती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, शो मेटाबॉलिज्म, शो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। That's why it is a defining property of living beings। ठीक है, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, ठीक है। तो सुनो, सोचा कि अच्छा ठीक है, एक बार इसको प्रूफ कर दे। ये वर्ड तो लिख दिया हमने, इससे पहले प्रूफ भी तो मांगता है ना, तो प्रूफ कर रहा था। प्रूफ में लगाया कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमारे अंदर जो भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं उन सभी को क्या किया, आइसोलेट किया और लैब में ले गए, ठीक है, आइसोलेटेड इन लैब, लैब में ले गए और सेम इन्वायरमेंट दिया जो हमारे बॉडी में इन्वायरमेंट है, वही इन्वायरमेंट दिया उसे, ठीक है, सेम इन्वायरमेंट दिया। तो देखा कि केमिकल रिएक्शंस शो हो पा रहा है, प्रोसीड हो पा रहा है, तो हो रहा था, ठीक है, सेम हो रहा था। तब जाके इसका नाम, तभी इसको क्या कहा गया, लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। वो जो रिएक्शंस हो रहे थे वो लिविंग रिएक्शंस कहा, दैट इज नॉट लिविंग बीइंग, वो रिएक्शंस हो रहे थे ओनली, इसीलिए उसको लिविंग रिएक्शन कहा गया, ठीक है। उस रिएक्शन को कहा गया लिविंग रिएक्शन। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हमारा 2 और है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेल, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल। तो हम 10th में हमारा पूरा एक सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा एक चैप्टर रहा था, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होता है, ये तो सबको पता है। सेल क्या है? सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे में, आप में, सब में पाया जाता है, जो भी लिविंग हो, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड
and functional unit of life. And functional unit of life. क्यों? क्योंकि anything less than a complete cell, that is called, it is not a living being. Okay, anything less than a complete cell, it is not a living being. क्योंकि उस शेल में, क्योंकि एक सेल है उसके अंदर सिर्फ क्या रहता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ठीक है, जो कि आदमी को जिंदा रखने है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमें एनर्जी देता है, एटीपी देता है। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यदि मान लीजिए ये चीज़ नहीं रहा, तो वो सेल तो कंप्लीट हुआ नहीं, वो सेल कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? ठीक है, दैट इज नॉट विदाउट, इसलिए कह सकते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉट अ लिविंग बीइंग। ओके, फाइन। तो दैट्स व्हाई अभी कहा जा सकता है इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, कहा जा सकता है कि इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, सो अब हमारा बस लास्ट है एक कॉन्शियसनेस है, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस, इट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख दूँ क्या होता है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, environmental according to environmental stimuli। ठीक है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू environmental stimuli मतलब क्या है कि इसका हम सीधा से एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी माँ आई आपके रूम में, वो दूध का ग्लास रख दी। ठीक है, सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट है, तो आप दूध का ग्लास रख दी, तो वो आपने क्या किया, दूध का ग्लास पीने के लिए उठाया। जैसे ही आप उठाया तो आपने तुरंत हाथ ही लगा के तुरंत आपने उसको बैक कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गर्म था, ठीक है, तुरंत आपके सीएनएस में गया, तुरंत आपके ब्रेन पे गया, ठीक है, कह सकते हैं, और तुरंत आपने रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कह सकते हैं, ठीक है, हाथ को रिमूव कर दिया। तो वो क्या था, दैट इज योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपने जो इन्वायरमेंट में चीज़ रखी हुई है उसके प्रति रिस्पॉन्स किया, जैसे ही वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा था। यदि आप में कॉन्शियसनेस नहीं रहती तो आप छूते हैं, टच करते उसको, और वो वहीं पे हाथ लगाए रखते हैं, ठीक है, तो कुछ फील ही नहीं होता। ठीक है, तो ये है एग्जांपल। ठीक है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली। यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टिमुली क्या है, मिल्क का ग्लास, और रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप। ठीक है, ओके, सो आगे, तो ये जो है इट इज द, कहा जा सकता है, मैंने पहले भी बोला था, इट इज द मोस्ट ऑब्वियस and complicated feature of living organism। ठीक है, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिख दीजिए, ऑफ लिविंग बीइंग, कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जा सकता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, ये भी लिख लीजिए, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, इट इज डिफाइनिंग property of all living being।
विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमन में ये जो कॉन्शियसनेस है बहुत हाई लेवल पे मिलती है। ठीक है। ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन जो है उसमें ह्यूमन है हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, तो इसके बारे में हम बता रहे थे कि ह्यूमन जो है हैव हाई लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, सो दैट टर्म यू कैन से दैट इट्स अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके। तो ह्यूमन बींग्स के पास जो है वो एक अलग सी प्रॉपर्टी है, एक न्यू प्रॉपर्टी है उसकी, उसके पास क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्यों है, क्योंकि ना वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है उसके पास। ठीक है। क्या है उसके पास, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड हाई लेवल ऑफ स्किल कम्युनिकेशन। ओके। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा कि मान लीजिए आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया और आप पोस्टिंग मतलब प्रैक्टिसिंग के लिए आपने हॉस्पिटल कोई ज्वाइन किया। ठीक है। उसमें आप जिसके अंदर काम कर रहे हैं वो उस डॉक्टर के पास एक पेशेंट है, उसके कोमा स्टेट में। ठीक है। तो आप बताइए क्या वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है। ऑब्वियसली वो लिविंग है, तभी तो डॉक्टर रखा है ना, नहीं तो उसे डॉक्टर रखता ही नहीं, तो उसके परिवार वालों को बोल देता डायरेक्ट कि नहीं नहीं रह सकता, नहीं है वो लिविंग, कैसे उसको बचाएगा। ठीक है। वो लिविंग है, उसके पास कोई होप है, अभी भी वो होप है कि वो फिर से रिकवर हो सकता है, इसीलिए वो उस डॉक्टर ने उसे रखा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा कि क्या वो कॉन्शियसनेस है उसमें या फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ऑब्वियसली उसमें कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कैसे कॉन्शियसनेस है, देखिए डॉक्टर जो है, जो कोमा स्टेट में जो पेशेंट है से, देखिए वो डॉक्टर चाहता है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आए, तभी तो बार बार बोलता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बोलता है कि आप बैठिए बातें कीजिए। तो जिससे बातें करेंगे, बार बार पेशेंट के पास कुछ बोलेंगे, वो कभी ना कभी तो रिस्पॉन्स करेगा ना, वो उस रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा है, उस प्रोग्रेस का इंतजार कर रहा है कि वो कोमा स्टेट से बाहर आ जाए। ठीक है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बैठिए, आप बोलिए, बार बार उसमें स्टूडेंट देंगे, बार बार कहेंगे कुछ, तो वो कभी ना कभी तो पेशेंट रिएक्ट करेगा ना। ठीक है। इसीलिए ओके, इसीलिए वो बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस है। ओके। सो इस बात को याद रखिएगा क्योंकि नीट में बहुत बार आता है। ओके। तो इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा भी जो है कुछ और प्रॉपर्टी शो करती हैं जो लिविंग बीइंग की हैं, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ये सब जो है ये सारी प्रॉपर्टी भी लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ले लीजिए। अब ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे ही, ये जो पोर्शन है एक्चुअली वो एंड होता है। इसके बाद जो है हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आप कर रही हूँ। आई होप आपने ले लिया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है टैक्सोनॉमी। ठीक है। टैक्सोनॉमी वर्ड मैंने फिर बोला है, बायो में क्या है, वर्ड को स्प्लिट करके पढ़िए। ओके। तो यहाँ देखिए टैक्सो, टैक्सो मतलब
अरेंजमेंट, ठीक है। अनोमी मतलब नोमोस, जो कि लॉ होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लॉ कहा जा सकता है। टेक्सोनॉमी क्या है ना, एक ब्रांच है, साइंस का एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ओके, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कैसे हम किसी चीज़ को नेम देते हैं, कितने रूल्स के द्वारा, कितने स्टेप्स के को पार करने के बाद उसका एक प्रॉपर नेम रखा है। मैंगो जो नेम है, जो उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ये सब आपको धीरे धीरे आएगा, वो ऐसे नहीं रखा है। बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद उसका नाम ये रखा है, ठीक है। जैसे कि आपका नेम, ठीक है, आपका नेम जब आप बेबी थे, जब आपका नेमिंग सेरेमनी हुआ, तो उसमें आपकी पापा ने, आपकी माँ ने, आपकी बुआ ने, भाई बहन जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स, सब ने अलग अलग नेम सोचा होगा, ठीक है। तब जाके एक नेम डिसाइड। सो एक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइंटिस्ट करेंगे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनिज्म है, फिर उसको नेम देते हैं और फिर क्या होता है उसको ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे टाइगर एंड कैट फैमिली जो है वो टाइगर एंड कैट जो है वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है, ओके। क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे तभी तो सेम फैमिली को बिलोंग करता है, उनको ग्रुप में रखा गया, ओके। तो यही है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये सिंपल टाइप कि आइडेंटिफाई कीजिए, उसको नेमिंग और लीजिए और क्लासिफाई, उसको एक ग्रुप में क्लासिफाई करिए। मैंने पीपीटी में बहुत अच्छे से सबका भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, सो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ओके। तो टैक्सोनॉमी, तो ये हो गया मेरा एक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। अब टाइप्स क्या होते हैं टैक्सोनॉमी के, ठीक है। टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है, उसके बाद कीमोटैक्सोनॉमी, और फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ओके। तो मतलब साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और नेम ही डिनोट करें। साइटो मीन्स साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है, क्या करें, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, इसका मतलब कि सेल कैरेक्टर, सेल वॉल उसका, साइटोलॉजिकल मतलब सेल वॉल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, जैसे अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ओके। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इन विच इक्वल ऑब्जर्वर कैरेक्टर्स आर सीन, इन विच इक्वल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर सीन, ओके। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो है उसमें क्या है कि सबसे पहले ऐसे नहीं लिख सकते, सिंपली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स अलोंग विद द कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसमें कंप्यूटर साइंस को भी लेंगे, ठीक है। इसमें इक्वल कैरेक्टर्स दी, मतलब सारे ऑब्जर्वर कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है, ओके। तो साइटो हो गया, कीमो हो गया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गया, ओके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट,
आइडेंटिफिकेशन तो हो गया कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने बोला है कि नेम देने में बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तो कौन कौन से रूल होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन इसमें तो बहुत सारी हिस्ट्री, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इसको रखा और फिर जाके एक साइंटिस्ट ने उसके नाम को रखा। ओके, इसमें दो सिस्टम आते थे पहले, बाइनोमियल सिस्टम और दूसरा था ट्राइनोमियल सिस्टम। ओके, एक सेकंड में थोड़ा अपना वीडियो देख लूँ चल रहा है कि नहीं। ओके, वेट अ मिनट। हाँ, चल रहा है। ओके, तो बाइनोमियल सिस्टम और ट्राइनोमियल सिस्टम, तो नाम के हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है बाइनोमियल सिस्टम में, बाई मतलब टू वर्ड्स, दो वर्ड से बने, ठीक है, और ट्राइनोमियल में ये थ्री वर्ड से बने। ओके, बाइनोमियल को किसने दिया था, लिलेनियस साहब ने, मैंने बोला ही ये तो बहुत आते हैं, और ये जो थे उन्होंने लेमार्क, एल से नाम है दोनों का, ठीक है। तो बाइनोमियल टू सिस्टम होते हैं और ट्राइनोमियल थ्री सिस्टम, मतलब थ्री वर्ड्स है। ओके, तो लिलेनियस ने दिया था और इसने लेमार्क ने दिया था। ओके, तो दो वर्ड्स क्या क्या है वो तो हम बता दीजिए, एक है जीनस, एक है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, एक है जीनस, एक है स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें थ्री वर्ड्स क्या क्या है, जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट, सब स्पेसिफिक एपिथेट, सब स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, एक बार और चेक कर लेती हूँ, वीडियो चल रही है ना, फाइनली चल रही है। ओके, तो जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस, सब स्पेसिफिक एपिथेट, सब स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, ये दो वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स हैं। ओके, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये दो वर्ड्स, तो दो वर्ड्स के अभी मैं एग्जांपल में से लिख देती हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है। ओके, मैगी फेरा इंडिका, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये आपको बहुत पसंद, अभी के सीजन में तो और आपको पसंद। आप इसको खाते हैं, सोचिए क्या हो सकता। गर्मी के मौसम में दो चीज़ फेमस है, मैंगो और लीची, ठीक है। सोचिए, एम से मैंगो, एम से मैंगी फेरा। ओके, तो ये किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। ओके, याद करने का सबसे आसान तरीका, इसमें देखिए दो वर्ड है, ये क्या है मेरा जीनस, जेनरिक नेम, ये है मेरा स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसी बोट्राइटिस, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, ये है मेरा सुंदर सा कॉलीफ्लावर। देखिए इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको याद करने का तो मैंने बता दिया, एम से मैंगो, एम से मैंगी फेरा, इसको थोड़ा सा याद करना, हाँ थोड़ा सा करेगा, ठीक है, थोड़ा मेहनत करेंगे। ब्रेसिका ओलेरेसी बोट्राइटिस। ओके, बीबी लास्ट में किसका है, ये कॉलीफ्लावर का। ओके, और भी है इसमें, अभी के लिए यार इसमें देखिए जीनस क्या है मेरा, ये मेरा जीनस, ठीक है, ये स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ये क्या है मेरा स्पेसिफिक एपिथेट, और ये क्या है मेरा सब स्पेसिफिक। ओके, ये क्या है मेरा सब स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, तीन वर्ड्स, ये दो वर्ड्स। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फास्ट। सो आगे
तो ये सब तो हो गया हमारा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में आगे देखते हैं। आगे क्या किया यूनिवर्स ने, फिर क्या किया उन्होंने दो बुक का वो उन्होंने लिखा, दो बुक को, ठीक है। एक बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरा का नाम था सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम किसके लिए थे? प्लांट्स के लिए, ठीक है। सिस्टमा नेचुरा किसके लिए थे? एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने इस बुक को जब डिस्कवरी किया, उन्होंने मतलब लिखा, और इसके ऑथर थे, उन्होंने लिखा, इन्होंने पब्लिश जो किया वो डेट था इसका 1 मई 1753। इसका क्या था? 1 अगस्त 1758, ठीक है। मतलब इस डेट को इन्होंने ये जो पब्लिश किया बुक, इससे पहले जो भी वर्ड, मतलब जो भी प्लांट्स के नेम थे, जो भी प्लांट्स के नेम रखे गए थे, वो सबको डिक्लाइन कर दिया गया। इसके बाद जितने भी रखे गए सारे के सारे वैलिड है। इससे पहले जितने भी रखे गए थे वो सारे के सारे डिक्लाइन कर दिए गए, ठीक है। और प्लांट्स के लिए, और ये इस डेट के बाद एनिमल्स में भी यही लागू होता है। इस डेट के बाद जो है जितने भी एनिमल्स के साइंटिफिक नेम रखे गए हैं सारे के सारे वैल्यूबल हैं, सारे के सारे वैलिड हैं। इससे पहले जो भी साइंटिस्ट ने नाम रखे थे वो सबको डिक्लाइन कर दिया गया है। ओके, मैंने बोला था ना यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, तो ये है इसका पहला रोल। ओके, तो इन्होंने दो बुक ऐसे करके रखा था, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरा। ओके, उसके बाद फिर मैं कुछ फुल फॉर्म्स बताती हूँ, ठीक है, जो कि आते हैं एग्जाम में नीट के व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है ICBM, ओके, ICBM, तो देखिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉर्मल, ठीक है। देखिए IC इंटरनेशनल, ठीक है, C से आई होप दिख रहा होगा, C से कोड, B से बोटैनिकल, N से नॉमेनक्लेचर, ओके। ICBM वैसे ही सेम ICZN के लिए H2H, ठीक है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, जैसे मैंने बोला है PDF में सब चीज़ अवेलेबल है, बहुत आसानी से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ भी मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आप बस ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे जेड है, देखिए जेड है ना, क्योंकि यहाँ पे बी था तो बोटैनिकल, यहाँ पे जेड है तो जूलॉजिकल, ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसे आप सबको बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आता है ICNB, सेम इंटरनेशनल कोड, IC तो सेम है, इसमें तो इंटरनेशनल कोड ही होगा, और नॉमेनक्लेचर एन से, नॉमेनक्लेचर आया, बी से क्या होगा, बोटैनिकल तो हो गया है, यहाँ पे बैक्टीरिया, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। अब ये बी से क्या है, बोटैनिकल तो हो गया है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया, ओके, यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्योंकि एन से नॉमेनक्लेचर फॉर, इसके लिए बैक्टीरिया के, ओके, इसके लिए बैक्टीरिया के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्वेश्चन आता है सो प्लीज़, बहुत इजी आपको ढूंढ के दीजिएगा। सोचिए नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितना आसान होगा आपको लिखा करना, ठीक है। तो सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। आई गिव यू सम फ्यू सेकंड्स। अब हम अपने लास्ट टॉपिक आज का के पास जा रहे हैं, ठीक है। रूल्स, ओके। ये रूल्स क्या होते हैं इसके, ICBN, रूल्स ऑफ ICBN। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उससे पहले मैं एक आपको बता दूँ बात और, देखिए टॉटोनियम्स क्या होता है ये भी आपको बताना चाहिए, और ऑटोनियम्स क्या होता है, बहुत सिंपल है। टॉटोनियम्स क्या होता है, टॉटोनियम्स जो होता है उसमें जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट जो है उनका सिमिलर नेम रहता है, उनका सिमिलर नेम रहता है, ठीक है, सिमिलर नेम होता है, ओके। और ये क्या है ऑटोनियम्स में, जीनस नहीं होता इसमें स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट, सब स्पेसिफिक एपिथेट नेम सिमिलर नेम होते हैं उनके, ठीक है, सिमिलर नेम होता है, ठीक है। ये टॉटोनियम्स या ऑटोनियम्स होता है, ओके। ये होता है इनका डिफरेंस, ठीक है। हम बोलते हैं रूल्स ऑफ ICBN। हम अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, रूल्स ऑफ ICBN। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट होने से पहले एक बार मैं फिर से वीडियो देख लूँ कि चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कि नहीं मिल सके। फाइनली चल रहा है, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो रूल्स ऑफ ICBN क्या है, तो इसमें सबसे पहला रूल होता है कि बाइनोमियल सिस्टम को फॉलो करता है। किस सिस्टम को फॉलो करता है, तो बाइनोमियल सिस्टम को, ठीक है, जो कि किसने दिया था, लेलेनियस ने दिया, ठीक है। बाइनोमियल सिस्टम इसका मतलब कि जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट हुआ है इनके पास। इनका जो जीनस होता है उनका, देखिए मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स में बताऊंगी, अभी मैंने बोला ही है, सारे अच्छे से मैंने इसको सेंटेंस में स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है PDF में, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप एक बार उसको पढ़ लेंगे बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ऐसे करते हैं, और जब आप याद कर लेंगे ना तो आप ऐसे ही लिखिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्लीज़ ट्राई इट, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत लोड कम होगा, ठीक है ना। जितने कम वर्ड्स होते हैं ना उससे लगता है ईजी है, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें क्या है, अब सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, कि जीनस का जो है कैपिटल लेटर से वो लिखाता है, ठीक है, उसका कैपिटल लेटर होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल लेटर होगा, स्मॉल लेटर से वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे हम बताते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंने पहले बताया, ओके, मैंगीफेरा इंडिका, सॉरी ये हो गया मेरा स्मॉल, ठीक है। यदि मैंने वहाँ पे भी आई वैसे कैपिटल लिख दिया होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन ये राइट तरीका है लिखने का, मैंगीफेरा इंडिका, ये जेनरिक नेम, ये स्पेसिफिक एपिथेट, इसका स्मॉल लेटर, इसका कैपिटल लेटर, ठीक है। ये सेकेंड रूल। तीसरा रूल को क्या, देखिए रूल को फॉलो कर रहा है कि, ओके। तीसरा रूल है कि कम ये जो होता चाहिए बिटवीन 3 to 12 लेटर्स के अंदर होना चाहिए साइंटिफिक नेम, ठीक है, 3 to 12 लेटर्स के अंदर साइंटिफिक नेम होना चाहिए। सो आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
ये हो गया एक, इसका 1 2 3 4 5 6 आगे ना अंदर ही आ रहा है। सो ये बिटवीन 3 to 12 लेटर्स। ओके, तो ये देखिए ये बिटवीन 3 to 12 लेटर्स ही आ रहे हैं। ओके, अब फोर्थ पॉइंट है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है? तो फोर्थ पॉइंट में है कि ये जो है, अब नेम तो दे दिया तो ऑथर्स पता तो होना चाहिए कि हाँ ये किस ऑथर ने दिया था ये नाम। तो ऑथर के नेम दिया, ऑथर सिचुएशन, ऑथर नेम, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्टाइल में आता है। कैसे आता है स्टाइल में? तो इन एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म। ओके, जैसे इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, मैंगीफेरा, आई होप आपको दिख रहा होगा, इंडिका, सॉरी आई इंडिका, एब्रीविएटेड फॉर्म में बोला है, किसने देखा? लेनिन से, आई एल आई डबल एम, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया। फिफ्थ में क्या है? इसकी ओरिजिन क्या है, साइंटिफिक नेम की ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन है मेरा लैटिन, ठीक है, लैटिन, बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज। क्यों लैटिन ओरिजिन है? बिकॉज इट इज डेड लैंग्वेज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि लैटिन ओरिजिन है तो क्यों है? तो बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज। ओके, फिफ्थ तक तो हो गया। सिक्स अट जाएगा क्या इसमें? 6 पॉइंट नहीं, आई होप आपको लिख लेना चाहिए था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं फिर मैं आगे बढ़ती, ले लीजिए। सो 6 पॉइंट जो है वो है कि ये टॉटोनियम्स जो होते हैं, जो मैंने बताया था, वो आईसीबीएन फॉलो नहीं करता है, ठीक है, मतलब बर्ड्स में नहीं आते हैं। ये जो फॉलो करता है वो एनिमल्स फॉलो करते हैं, मतलब एनिमल्स फॉलो करते हैं, एनिमल्स के लिए फॉलो होता है, मतलब कि आईसीजेडएन फॉलो करता है। ये प्लांट्स के लिए नहीं है, ये एनिमल्स के लिए, टॉटोनियम्स। इसका एग्जांपल मैंने क्या बोला कि स्पेसिफिक एपिथेट एंड जीनस दोनों सेम होने चाहिए। तो नाजा, नाजा, ओके, ये है इसका नेम। ओके, ये है आपका इसका 6 पॉइंट। ओके, अब मैं आपको वो बता दूं, कुछ साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए साइंटिफिक नेम जो याद नहीं होता है, मुश्किल होता है, उसके लिए क्या कीजिए कि आप अभी मैं जो दिखाऊंगी उसको आप लिख लीजिए, फिर आप उसको जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे लिख के स्टिकी नोट से उसको रख दीजिए, ठीक है, उसको स्टिक कर दीजिए। उसका फिर आप कभी भी कहीं पे भी घूम फिर के आइए, एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है। फिर ऐसा नहीं उसको याद मत कीजिए, बस देख लीजिए, ठीक है। देखने से क्या होता है ना, जल्दी याद हो जाने लगता है, ठीक है। इसीलिए ना पिक्चर के फॉर्म में याद करने से जो है वो इजीली याद होता है, ठीक है। आप बुक्स में जितने याद करेंगे ऐसे नहीं होते। देखिए ना आप मूवीज़ आपको कैसे याद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो पिक्चराइज्ड होती है। इसीलिए आप क्या कीजिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है, कार्टून वार्टून था बना दीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। ओके, अब मैं देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कौन कौन से, जैसे मैंने अभी हमने तो 2 बना दिया था, मैंगीफेरा इंडिका बता दिया था, ब्रेसिका और रेसी ये कैपिटिटा बताया था शायद, ठीक है। हाँ, ऐसे मैं उसका बता देती हूँ। देखिए ब्रेसिका और रेसिका ना बहुत सारा काम है, ब्रेसिका और रेसी, देखिए एक है कैपिटिटा, ठीक है, ठीक है, एक है मेरा पॉलरअपा, एक है मेरा बॉट्राइटिस, ठीक है। और ये जो है सेम, ये जो है सेम, ठीक है, सेम ही। तो कैपिटिटा के लिए कैबेज, कॉलरअपा में क्या है, ये बॉट्राइटिस यहाँ पे कॉलीफ्लावर, एंड कॉलरअपा जो है वो नोल होल। ओके, तो ये
ये है इसके कॉमन नेम, ये है इसके साइंटिफिक नेम, ठीक है। कैबेज, नोलवोर और कॉलीफ्लावर। ओके, ये तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसको याद कर लीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक नेम आएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक और बता दूँ, ये ना इसकी फैमिली है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये फैमिली में आते हैं। ब्रेसिका क्या है, एक फैमिली है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ये मेरा पोटैटो है, ठीक है। अब देखिए, आप अपने मार्क पास जाइएगा, बोलिएगा सोलेनम ट्यूबरोसम खाना, आलू की सब्जी खानी, सोलेनम ट्यूबरोसम की सब्जी खानी, एक साथ लगेगा आपको, बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम को पोटैटो कहते हैं, ठीक है। ऐसे अपने भाई बहन से बोलिएगा तो आपको जल्दी याद आता है, ठीक है। मैं भी ऐसे याद करूँगी। और फिर दूसरा क्या है, सोलेनम मेरेंजन, इसको कहते हैं ब्रिंजल, ठीक है। ब्रेसिका और सोलेनम क्या है, फैमिली के नेम है, और ये इनका क्लास है, ओके। तो ये जो कुछ साइंटिफिक नेम है, आप इसको पढ़ लीजिए। टिल आज यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आइए। आई होप ले लिया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है ये वीडियो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब तो हम स्टार्ट कर दिए हैं बायो थोड़े, तो आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड प्लीज़ ये PDF के रूप में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं लिंक फर्स्ट वीडियो का भी अपलोड कर देती हूँ, कर दी हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि बेनिफिशियल मैंने बोला था आप, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर, बाय।